हेलो, वेलकम बैक टू एस्पिरेंट टॉक। तो सभी साथी फटाफट आ जाइए। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। कल हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे प्राचीन भारत के। आज हम 101 क्वेश्चन से करेंगे साथी। तो सब तैयार है ना? बिल्कुल कॉपी और पेन लेके सब लोग अपना कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं एमटीएस 2025 के क्वेश्चन के साथ। और हाँ, जो साथी ये कहते हैं कि सर आप आंसर लिखे हैं इसमें, तो साथ ही आंसर मैं इसलिए लिखता हूँ इसमें पीडीएफ में, क्योंकि ये पीडीएफ आंसर वाली हमने इस वजह से मतलब पढ़ा रहे हैं कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अपने, तो आप जैसे वीडियो को एक बार देखा आपने 2x पे, फिर आप उसको पॉज करके फटाफट अपना लिख सकते हैं। तो आपको उसमें आंसर दिख जाएगा। नहीं तो बार बार आप वीडियो प्ले करेंगे, इससे आप कहेंगे कि ये सर अपना व्यूज़ बढ़वा रहे हैं। हम व्यूज़ नहीं बढ़वा रहे हैं आपसे। आप देखिए, उसको पॉज करिए, अपना नोट्स बनाइए। उसमें आंसर इसीलिए हमने कॉर्नर में दे दिया है। तो आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जो आपको बेनिफिट देगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के साथ। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है कि कौन सा प्राचीन शहर जिसे पांडवों द्वारा निर्मित माना जाता है वर्तमान दिल्ली का प्रारंभिक भाग माना जाता है? मतलब वर्तमान दिल्ली में कौन सा है जो पांडवों द्वारा निर्मित है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ है। हस्तिनापुर कोई नहीं मारेगा, वर्तमान पूछ रहा है यहाँ पे। समझ में आया? 102 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 102 क्या कह रहा है देखेंगे हम। सीजीएल का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद और उनके स्थान सही सुमेलित हैं? तो साथ ही प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह, ये बौद्ध संगीति से वापस आ गया। मतलब यार, बौद्ध संगीति से इतना क्वेश्चन आता है ना, ये सब आप रट लो तो एकदम फायदा हो जाएगा। पूरा रट ही लो इसको तुम लोग, इसको छोड़ो ही मत। आइए 103 पे। 103 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंदवंद्व और लोथल की सिंधु घाटी सभ्यता में महत्ता को सही रूप में दर्शाता है? तो महत्ता को सही रूप में दर्शाता है भाई साहब, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर। चंदद्वंदा एक शिल्प उत्पादन केंद्र था जो लोथल में एक गोदी थी। गोदी का मतलब साथ ही डॉकयार्ड होता है, जहाँ मतलब शिप वगैरह आते हैं, डॉकयार्ड ये सब, उसको गोदी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, एकदम टुच्चा क्वेश्चन। देखिए, आज भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में कि नेपोलियन अभी ख़त्म नहीं हुआ है सब आना। 105 नंबर देखेंगे कि गुप्त वंश के कराधान के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? गुप्त वंश के कराधान प्रणाली पूछ रहा है, कराधान प्रणाली। तो इसमें आएगा आपका भाग। भाग को राजा का हिस्सा कहा जाता था उपज में। उपज में जो भाग है उसको राजा का हिस्सा कहते थे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 106 पे। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगर कभी कांस्य युगीन आ जाए तो आप लोग को घबराना नहीं है। 107 नंबर पे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में भजनों के संग्रह के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? सूक्त। एकदम बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़िए। 108 क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में अंग महाजनपद की राजधानी बिहार के किस शहर में थी? चंपा। महाजनपद और राजधानी पूछ लिया आपसे। मतलब यार, प्राचीन भारत में कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो डेप्थ हैं, मतलब एकदम खतरनाक टाइप के हैं। बाकी सब आपके पुराने ही हैं। और मेरिट कभी भी नए क्वेश्चन से नहीं बनती है। पुराने गलत करके आओगे, महापाप होगा। पुराने एक भी गलत नहीं होने चाहिए, जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं। आइए 109 देखते हैं क्या है। कौन सा वेदांग या वेद का अंग नहीं है? तो वैशोषिक। वैशोषिक देखिए, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो अंग नहीं है। आइए देखेंगे 110। दिल्ली में महरौली में कितना फीट ऊंचा लौह स्तंभ भी गुप्त काल में प्रचलित लौह प्रौद्योगिकी की कहानी कहता है?
देखिए, ये तो यार इतना डेंजर पूछ लिया है कि स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है। ये सब आपको कोई मास्टर तो कराएगा नहीं कभी, ना कहीं पाओगे। ये तो सिर्फ आपको एसएससी ही दे सकती है। पढ़ना तो पड़ेगा भाई। 23 फीट था, 23 फीट लिख लो भैया, इसे आ सकता है अगले एग्जाम में। लोहे की ऊंचाई ऊंचाई भी याद करना सीख लो, काम आएगा। देखिए, अपरिग्रह व्रत किसको संदर्भित करता है? मतलब प्राचीन भारत में एक व्रत होता था अपरिग्रह। भाई मैंने तो आज सुना है। बाकी आप लोग अगर अपरिग्रह व्रत के बारे में जानते हो तो कमेंट करके बताना कि कौन कौन इस व्रत के बारे में जानता था। भाई इसकी जो उत्तर आएंगे साथी, अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का त्याग करना, उसके लिए ये संदर्भित है, ये वाला व्रत। मौर्य कला और वास्तुकला की सबसे खास बात क्या है जो खासकर सम्राट अशोक से जुड़ी है? तो जानवरों के सिर वाले अखंड खंबे, ये मौर्य काल और अशोक से जुड़ी हुई चीजें हैं। देखिए लेवल, देखिए आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, कैसा कैसा लेवल आ रहा है, बढ़ चुका है लेवल अब। ये सब आपको लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा। आपको पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे 25 के, अगर आपको सीजीएल 2026, सीएचएसएल 26, सीपीयू 26 देना है। पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि जीएस का वेटेज है एग्जाम में। ठीक है, 113 नंबर देखेंगे हम। वैदिक समाज में निम्नलिखित में से किस वर्ण को व्यापार और व्यवसाय के लिए जिम्मेदार माना जाता है? वैश्य। वैश्य वर्ण के लोग व्यापार करते थे ये सब। 114 देखेंगे। नंद वंश का संस्थापक भाई साहब महापद्मनंद। बेसिक क्वेश्चन, आगे बढ़िए। कौन बुद्ध का शिष्य नहीं है? आई ना बात एकदम खतरनाक कि बुद्ध बुद्ध पढ़े हो लेकिन बुद्ध के शिष्य नहीं पढ़े हो तुम अभी तक। तो लिखो शॉर्ट नोट्स में सुसीमा। सुसीमा लिखो जल्दी से शॉर्ट नोट्स में अपने कि बुद्ध के शिष्य नहीं थे सुसीमा। और बाकी तीनों थे। जो थे वो तो कभी नहीं पूछेगा, जो इम्पोर्टेंट है नहीं थे यही लिख दो सुसीमा, एक लाइन में। आइए नेक्स्ट। गौतमी पुत्र शतकर्णी जिन्होंने पहली शताब्दी में शासन किया, किस वंश के शासकों में सबसे महान माने जाते हैं? तो सातवाहन में माने जाते हैं साथी, सातवाहन वंश के शासक में माने जाते हैं। 117 क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि क्या है? तो पश्चिम भारत में शक के राजाओं पर विजय करते थे वो, मतलब उन्होंने शक के राजाओं को हराकर उन पर जीत हासिल की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ दो का मतलब द्वितीय होगा और अगर एक लिखा होगा तो उसका मतलब प्रथम होता है। 118 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर बी आएगा साथी। कृषि के लिए लोहे के औजार का उपयोग। ठीक है, कृषि के लिए लोहे के औजार का उपयोग, ये कोई विशेषता नहीं थी। लोहा यार, मतलब हड़प्पा में लोहा का उपयोग ही नहीं था। जो आते हो तुम लोग हड़प्पा में, तो इसको नहीं देखना है।